हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले अक्षीय स्थिति हो चुकी है, तो उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। यह प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक? 5 अंक। तो आज फिर से हम एक और 5 अंक का प्रश्न तैयार कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हम उसके डायग्राम बनाएंगे और इससे भाषा को लिखेंगे और फिर इसका व्यंजक को सिद्ध करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, सेम जैसा हमने मानते, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, क्या है, बी ए और बी है, ठीक है, जिसकी दूरी एक दूसरे से कितनी दूरी पर, यानी परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है, और जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दी थोड़ा कि 2l दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर एक दूसरे से? 2l दूरी पर स्थित हैं। और कैसे माध्यम में रखे हुए? परावर्तांक के माले माध्यम में स्थित हैं, ठीक है। इसके बिंदु ए पर -q आवेश तथा बिंदु बी पर +q आवेश हैं। क्या है? बिंदु ए पर -q आवेश तथा बिंदु बी पर +q आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव तो आप बना लेते हो कि वैद्युत द्विध्रुव में 2 ध्रुव होते हैं, ए और बी। इनका एक मध्य बिंदु O होता है। इनकी अल्पतम दूरी कितनी है? 2l, यानी बिंदु ए से l तक O तक की दूरी l, और बिंदु बी से O तक की दूरी भी कितनी होती है? l, यानी 2l दूरी पर रखे होते हैं। फिर क्या होता है कि एक निरक्षीय रेखा, यानी किसी भी सीधी रेखा के बीच डालेगी लंबवत रेखा, यह बोले निरक्षीय रेखा। तो मध्य बिंदु O से, कहाँ से? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंब अर्धक r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें निरक्षीय रेखा है, मान लेते हैं ये क्या, कौन सी रेखा कहलाएगी? निरक्षीय रेखा। तो इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो लिख लोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक परावर्तांक के वाले माध्यम में स्थित है, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर है, और इनके बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश हैं। इस बिंदु O के, यानी मध्य बिंदु O से लंब अर्धक r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय रेखा पर, कौन सी रेखा? निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो अगर आप मान लेते हैं इन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम देखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो मान लेते हैं 2 कंडीशन में निकलेंगी, एक तो समांतर और दूसरी क्या होगी? लंबवत। तो एक को मान लेते हैं हम E1, ठीक है, क्या मान लेते हैं? E1, और एक यहाँ पर रेखा क्या होगी? E2, जो किस रेखा पर? 2 अलग अलग रेखा पर, जिस पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा परिणामी तीव्रताएं होंगी, क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, और ये एक समय पर आकर एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसी के लंबवर्धक यानी लंबवत 2 तीव्रताएं अलग अलग और होगी, यानी E1 sin थीटा, ठीक है, लंबवत के लिए साइन, तो E2 sin थीटा। और ये क्या हो रही है? एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, यानी दूर, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इनका मान हम नहीं लेंगे, इनको मानेंगे हम नगर मान लेंगे। तो यहाँ पर हमें कौन सी लेनी है? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी। तो क्लियर है? तो हमें क्या देखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो एक वायु निर्वात में स्थित, यानी परावर्तांक के वाले माध्यम में स्थित है, जिसकी एक दूसरे से दूरी कितनी है? 2l दूरी है। इनकी मध्य बिंदु O से लंबवर्धक r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसी को हम निरक्षीय रेखा भी कहेंगे। इन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है? E1 व E2 है, किसी बिंदु B पर देख सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे, तो अब ये तो होगी तीव्रता की बात। अब बोलेंगे कि बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी? तो यानी -q आवेश से कहाँ तक? बिंदु P तक की दूरी, जैसे हमने उसमें लिखा है अक्षीय स्थिति में करते हैं, ऐसे +q आवेश से P बिंदु तक की दूरी। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, हमें लंब पता है कितना है, आर है, आधार पता है कितना है, एल है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो लंब कितना है हमारा, यहाँ पर देख सकते हो कि आर है, और आधार कितना है, एल है। तो आर का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा अंडर रूट, यानी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चूँकि हम कह सकते हैं कि दूरियाँ क्या है, कर्ण क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी एक हमने एक भाग कर लिया, तो ये भी भाग सेम होगा, उस साइड वाला भी कर्ण सेम होगा, तो इसका भी क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी दूरियाँ ये आ जाएंगी निकल कर। क्लियर है। तब देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता, तो क्या हो जाएगी, तो अपने तीव्रता का सूत्र तो पढ़ा है, तो क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूँकि परावर्तांक के वाले माध्यम में स्थित है, इंटू क्या हो जाएगा, Q बटे दूरी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसका क्या होता है, टोटल स्क्वायर होता है। तो जब इसका वर्गमूल होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी रूट हट जाएगा, तब क्या बचेगा, E1 बराबर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसी के फिर देखेंगे, इसी के साथ माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, सेम ऊपर ऐसा लिखा है, ऐसा लिखना है, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर, तो क्या होगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इनका टोटल स्क्वायर, तो स्क्वायर वर्गमूल हट जाएगा, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा नहीं। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। फिर देखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या हो जाएगी, E बराबर, क्या पढ़ा हमने, यहाँ पर देखा है कि परिणामी तीव्रता क्या बताई है, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, समांतर के लिए, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो दोनों समीकरण E1 व E2 का मान एक दूसरे के सेम बराबर है, यानी एक सा है, दिख रहा है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो E1 cos, यानी E1 बराबर क्या है, E2 है, क्या है, E1 बराबर E2 है, तब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 2E1 cos थीटा, यानी हम क्या कर दें कि इस E2 की जगह भी हम क्या लिख दें, E1 cos थीटा लिख दें, यानी क्योंकि दोनों मान क्या हैं, बराबर हैं, तब वो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा और E1 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं E। चूँकि अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 इंटू E1 का मान लो कहीं से भी हम मान रख देते हैं, तो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में क्या है, कॉस थीटा है। इतनी बात क्लियर चल रही है, समझ में आई है, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल समझ में आना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल हम बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे हैं, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 2, यहाँ पर क्या करें, 2 यानी मान लेते हैं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिखेंगे, 2P, थोड़ी क्या है, 2Q है, और लिख देते हैं यहाँ पर देखिए, और बाकी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दूरी है, चूँकि cos थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा, यानी आपने एक लाल बटे का पढ़ा होगा, L बटे के ए होता है, तो साइन, और यहाँ पर क्या होता है, cos, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारा L, ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं कि हमने क्या किया, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण से, तो आधार क्या है यहाँ पर L है, और कर्ण क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, तो क्या लेंगे, L बटे
√r² प्लस l का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि जैसे हमने अभी उस अक्षीय स्थिति में सिद्ध किया था कि जो l का मान अगर हमें यहाँ पर हटाना है, तो अगर हम मान लेते हैं कि r का मान बड़ा है l² की अपेक्षा, यानी कह सकते हैं कि l² नगण्य मान है, यानी छोटा सा मान है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू 2q, इस l को भी इसमें मिला लेते हैं l, क्योंकि यहाँ से l² हट जाएगा, यहाँ से भी l² हट जाएगा, और यहाँ पर जो √r² है तो ये निकल कर के आ जाएगा, केवल r बचेगा। तो r और r का गुणा किस में हो जाएगा, r² में, तो r का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़े हैं कि 2ql वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से 2ql बराबर क्या होता है, p होता है। तो यहाँ पर हम लिख दें कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू 2ql बराबर p बटे क्या बचेगा, r q बचेगा। निकल के आ जाएगा कि नहीं, 2ql r बराबर p। तो यही होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और यहाँ पर k का मान अगर वायु निर्वात में 1 रखेंगे तो k हट जाएगा। क्लियर है, समझ में आया है। ठीक है, पहले हमने बस वही हम जिसमें उसमें किया था, और यहाँ पर केवल एक बात की खींचोगे, cos थीटा बराबर आधार बटे करंट, तो यहाँ पर रखा, तो l को इसमें गुणा हो जाएगा, बाकी l² के मान को हमें क्या करना है, हटाना है। ठीक है, तो इस प्रकार निरक्षीय स्थिति भी सिद्ध हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना